ठीक है बेटा, इसको आप देख लें। फाइनली जो है ग्लोरी कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो है उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा जी, इसमें जो हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे बेटा वो है एक्टिविटी कोएफिशिएंट। हम इसमें एक्टिविटी और एक्टिविटी कोएफिशिएंट का थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे। एक्टिविटी मैं आपको बता चुकी हूँ, एक्टिविटी या इफेक्टिव कंसंट्रेशन दोनों एक ही बात है। एक्टिविटी कोएफिशिएंट क्या होता है, देखें इस इक्वेशन को, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, आइडियल नॉन आइडियल से ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। एक्टिविटी कोएफिशिएंट भी आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसी से ही आपको अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूँ। देखिए मेरी बात सुने, एक्टिविटी कोएफिशिएंट होता है डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ठीक है, आइडियल बिहेवियर क्या होता है, जो मैंने आपको पहला लिखवाया था कि जितना ए है उतना बी आपस में रिएक्ट करके आपके पास रिमेनिंग बीकर में कोई ए अलग से और कोई बी अलग से नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, क्योंकि जितनी ए 1:1 में वो रिएक्ट किए करने के बाद जितना आपने इनिशियल कंसनट्रेशन ली वो सारी की सारी रिएक्ट कर गई, आपके पास कोई भी चीज़ एक्सेस में नहीं पड़ी हुई। तो दिस इज़ द आइडियल सिचुएशन। ठीक है, एक्टिविटी कोएफिशिएंट क्या होता है कि आपके आइडियल बिहेवियर से उसने कितना डेविएट किया है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है बेटा, मैं इसको थोड़ा साइड पे मूव करूँ। ये देखें, मैं अगर आपसे कहूँ यहाँ पे, मैं कहूँ आपसे कि ये 4 इसके मोल्स हैं जो आपने लिए हैं, या 4 मोलर सोल्यूशन है, इसको आप कंसंट्रेशन के टर्म में कह लें तो 4 मोलर आपने इसके लिए हैं। मैं आपसे कहूँ कि जब 4 मोलर हों ए के, मैं सिर्फ ए की बात कर रही हूँ पर्टिकुलरली, 4 मोलर हों तो उसमें से 2 मोलर रिएक्ट करते हैं। अगर 1 मोलर हो तो कितना रिएक्ट करेगा, मैं यहाँ पे ये गैमा लिख रही हूँ। ठीक है, वाई, या इसको गैमा आप कह लें या वाई कह लें। ठीक है, मैं कहूँ तो कितना रिएक्ट करेंगे, आप इसका क्या निकालेंगे, आप कहेंगे कि वाई कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे 2 × 1/4, या आप कहेंगे y = 0.5। तो आप कहेंगे कि जब 1 होगा, आप 1 मोलर कंसनट्रेशन ले रहे हैं तो y की वैल्यू आप निकालेंगे तो वो 0.5 मोलर उसमें से सिर्फ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि आपने एक्टिविटी कोएफिशिएंट, आपने एक को अपने माइंड में, किसी भी चीज़ को आप स्टैंडर्ड ले लेते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें आपने अभी तक की होंगी, बहुत सारी इक्वेशंस की होंगी, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए होंगे, आप कोई एक चीज़ अपने माइंड में स्टैंडर्ड ले लेते हैं। ठीक है, इस चीज़ में आप ले लें कि आपने ये देखना है कि एक से कोई वैल्यू जो है वो कितनी डेविएट कर रही है। अब हमने एक ही को क्यों स्टैंडर्ड लिया, तो बेटा इसको इसलिए स्टैंडर्ड लिया, फर्स्ट केस आइडियल केस पहले देख लें। आइडियल केस में क्या कराया था, मैंने कहा था कि 2 मोलर हैं, आपने कहा कि एक से बात करें, ए के 2 मोलर लिए तो 2 मोलर में से रिएक्ट में आर से लिख रही हूँ रिएक्ट। ठीक है, रिएक्ट कितने करके गए, 2 ही। ठीक है, तो अगर 1 से हमने देखना हो 1 से कितने करेंगे, यहाँ से गैमा इसको लिख लें। ठीक है, अब गैमा की आपने वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे गैमा = 2, ये इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 2 × 2 / 1, इसका आंसर 2 × 1 / 2, इसका आंसर बेटा हम निकालेंगे तो ये आएगा 1 ही। ठीक है, यहाँ पे गैमा की वैल्यू आएगी आपके पास 1। ठीक है, आप कहेंगे कि जब 2 ए लेंगे तो तब 2 ही रिएक्ट करेंगे, इसका मतलब है जब 1 लेंगे तो वो 1 ही रिएक्ट करेंगे। इसको आप ये दिस इज़ आइडियल केस, दिस वन इज़ आइडियल केस। ठीक है, कि जितना लिया, 1 लिया तो 1 पूरे का पूरा रिएक्ट कर गया। इसको मैं इक्वेशन की फॉर्म में लिख के आपको बताती हूँ। यहाँ पे मतलब आपने 1 लिया तो 1 पूरे का पूरा, देखें इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, 1 लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं कहती हूँ रिएक्ट कितना कर गया, पूरे का पूरा, जितना आपने लिया उतना पूरे का पूरा रिएक्ट कर गया। दिस इज़ द आइडियल केस। नॉन आइडियल केस में हम 4 मोलर की एग्जांपल ली थी, मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल से करवा देती हूँ। मैं कहती हूँ आपने 100 मोलर ए लिया, ठीक है, उसमें से 50 रिएक्ट कर गया। तो जब आप 1 के साथ, अब आपने देखना है कि 1 लें तो कितना करेगा, आप कहेंगे कि 1 मोलर लेगा तो कितना रिएक्ट करेगा, इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे मैंने भी आपको बताया है, गैमा = 50 / 100, या आप इसको कहेंगे 1/2, या इसे आप कहेंगे 0.5। तो आप कहेंगे जब 1 लेंगे तो उसमें से सिर्फ 0.5 जो है वो रिएक्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह आप मतलब कोई भी चीज़ 1 से कितनी डेविएट कर रही है, मतलब आइडियल 1 को क्या ले रहे हैं हम, आइडियल बिहेवियर। 1 लिया कोई चीज़ पूरी की पूरी रिएक्ट करके, दिस इज़ द आइडियल। तो कोई चीज़ 1 से कितना डेविएट कर रही है, कितनी डिफ्लेक्शन शो कर रही है, दिस इज़ द नॉन आइडियल केस। ठीक है, और नॉन आइडियल केस जो है उस केस में हम एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू कहते हैं कि इसकी कोई ना कोई वैल्यू चेंज हो जाती है। बेटा नॉर्मली आपके पास, नॉर्मली बल्कि आपको ऑलमोस्ट 99% वैल्यूज़ जो हैं वो आपको मिलेंगी। एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू की बात कर रही हूँ, किसकी, गैमा की वैल्यूज़ की बात कर रही हूँ। गैमा का सबसे पहले मैं आपको रिलेशन दोबारा बता देती हूँ, दिस इज़ एक्टिविटी, दिस इज़ द कंसंट्रेशन, दिस इज़ द एक्टिविटी कोएफिशिएंट। एक्टिविटी कोएफिशिएंट क्या है, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। एक्टिविटी कोएफिशिएंट को एक्टिविटी के साथ आपने कंफ्यूज नहीं करना। एक्टिविटी आपके पास इफेक्टिव कंसंट्रेशन आई थी, और एक्टिविटी कोएफिशिएंट कि कितना डेविएट कर गया आइडियल बिहेवियर से, कितने % डेविएट कर गया, फिर वैल्यूज़ में या न्यूमेरिकल नंबर में आप बताते हैं। ठीक है,
आपके पास मैं बताने लगी थी मेजरली 99% केसेस में 0 से 1 के दरमियान सारी वैल्यूज़ आती हैं। किसकी वैल्यू की बात कर रही हूँ, गैमा की, या मैं आपको वाई आप इसको लिखते हैं नॉर्मली अपने जो पेपर पे लिखते हैं, आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे या डिजिटली लिख रहे हैं तो आप गैमा लिखते हैं। इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो 99% वैल्यूज़ जो हैं इस केस में बेटा जो 0 से 1 है उसके दरमियान में आती हैं। ठीक है, अच्छा जी, 1 को हम ले रहे थे आइडियल केस, 0 से 1 के दरमियान जो भी वैल्यू आएगी उस हिसाब से हम जो है उसकी वैल्यू देखते जाएंगे। एक्टिविटी कोएफिशिएंट अगेन मैंने उसी को वही लिखा हुआ है। एक्टिविटी कोएफिशिएंट क्या है, जितने भी एक्स्ट्राइंस हैं उस वजह से आइडियल बिहेवियर से कुछ ना कुछ डेविएशन आ जाती है। ये वही फार्मूला लिखा हुआ है जो मैंने साइड्स पे यहाँ पे पहले भी आपको कराया था, उसी में मैंने एक्टिविटी कोएफिशिएंट का दोबारा फार्मूला, ये देखें, ये एक्टिविटी कोएफिशिएंट का फार्मूला है। दिस इज एक्टिविटी, दिस इज कंसनट्रेशन, दिस वन इज वाई जो है यहाँ पे एक्टिविटी कोएफिशिएंट है। ये भी वही चीज़ है, इसी को इस फॉर्म में लिखा हुआ है एक्टिविटी की फॉर्म में। एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कैसे करते हैं, डी बाय हकल इक्वेशन यूज़ की जाती है नॉर्मली एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू को करने के लिए। डी बाय हकल इक्वेशन क्या है, देखें, आपने जब भी एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए एक इक्वेशन यूज़ की जाती है, डी बाय हकल इक्वेशन उसको कहा जाता है। डी बाय हकल इक्वेशन जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, हर टेम्परेचर पर उसकी कुछ ना कुछ वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस को हम थोड़ा सा अपने हिसाब से स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, हम अपने जितने भी एग्जाम्पल, जितने भी न्यूमेरिकल, जितने भी प्रॉब्लम्स करते हैं वो इसी हिसाब से करते हैं। डी बाय हकल इक्वेशन यहाँ पे देखें, दिस इज़ कॉल्ड द डी बाय हकल इक्वेशन। इसको बेटा आपने ध्यान से देखना है, मुझे इसको थोड़ा सा साइड पर मूव करने दें। अच्छा जी, at 25 degree Celsius, this is a d by Heckel equation. Why we are using to calculate activity coefficient minus log f5, माइनस लॉग नॉर्मली एक आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाती है, माइनस लॉग आप 2 ले सकते हैं, माइनस लॉग 5 ले सकते हैं। अभी तक हमने नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में बहुत सारे नेगेटिव लॉग की वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट की हैं। F5 क्या है, इसको आप, मैंने ये देखें, इस यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे दोबारा ग्रीन कलर शो किया है, F5 को एक्टिविटी कोएफिशिएंट कहते हैं या गैमा कहते हैं, दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब है आप इसको अगर अपनी आसानी के लिए आप नेगेटिव लॉग y भी लिख सकते हैं और आप नीचे फिर बताएंगे कि y इज इक्वल टू एक्टिविटी कोएफिशिएंट। ठीक है, दोनों सेम बात है। अच्छा जी, उसके बाद लेट मी यूज़ अ कलर। 0.51 इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू। मैंने कहा है 25 डिग्री सेल्सियस पे जब आप लेते हैं तो उसमें ये 0.51 और ये 0.33 वैल्यूज़ ये होती हैं। ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर चेंज करते हैं तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस इन दोनों वैल्यूज़ में आता है, ये दोनों वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं। लेकिन अभी 25 डिग्री सेल्सियस पे बात कर रहे हैं तो उसके लिए 0.51 इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू। जी क्या है, जी बेटा चार्ज है, मतलब पोटाशियम पॉजिटिव है तो उसके केस में चार्ज कितना होगा, +1, तो आपकी जी की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 का स्केयर लेंगे। ठीक है, आई का क्या मतलब है, यहाँ पे ये सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, आई का मतलब है आइन, मतलब आपने इसको इस तरह लिखना है, जी के पॉजिटिव और यहाँ पे ऊपर स्केयर उसका ले लेंगे। ठीक है, ये आ गया, और जी चूँकि इसका 1 चार्ज होगा तो आप 1 स्केयर ले लेंगे। ठीक है, इन केस ऑफ पोटाशियम। अगर आपके पास कैल्शियम है तो 2+ चार्ज आ जाएगा। जी इज़ द सिंपली चार्ज। म्यू क्या है, म्यू से हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था, अपना फर्स्ट हमारी जो वीडियो है वो इसी से स्टार्ट की थी। म्यू क्या है, आयनिक स्ट्रेंथ है। आयनिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं पूरा मैं डिटेल से एक एग्जांपल्स के साथ आपको करवा चुकी हूँ, उसको आप देख लें। दिस इज़ द आयनिक स्ट्रेंथ 1 + 0.33। अगेन आपके पास एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है। अल्फा क्या है, आयन साइज पैरामीटर। इफेक्टिव डायामीटर ऑफ द हाइड्रेटेड आयन इन पिकोमीटर इन अ सोल्यूशन। इसका क्या मतलब है ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताती हूँ। म्यू क्या है, अगेन आयनिक स्ट्रेंथ है। ठीक है, अच्छा जी, इस चीज़ में बस एक चीज़ ध्यान से रखें, यहाँ पे देख लें उसको, ये जो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, दिस इज़ नॉट द एक्टिविटी। बच्चे डी बाय हकल इक्वेशन में ये जो अल्फ़ा यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज़ नॉट एक्टिविटी, दिस इज़ द आयन साइज पैरामीटर। इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द हाइड्रेटेड आयन। हाइड्रेटेड आयन का क्या मतलब है, जब भी हम सॉल्यूशंस बनाते हैं ना, हम एक्चुअली यहाँ पे ज़्यादातर सॉल्ट्स की बात कर रहे हैं। सॉल्ट्स में जब भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं ना, इसको आप एक दफ़ा देख लें, जब भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं, मतलब कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बना लिया, तो इसमें हम ये कहते हैं कि वाटर ने अगर सराउंड किया हुआ है, वाटर में क्या है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। H पॉजिटिव OH नेगेटिव ने क्या किया हुआ है, कैल्शियम क्लोराइड को इस हिसाब से सराउंड किया हुआ है। ठीक है, मतलब कैल्शियम को OH नेगेटिव ने सराउंड किया हुआ है, क्लोराइड का H पॉजिटिव ने सराउंड किया हुआ है। हम जब भी डी बाय हकल इक्वेशन देखते हैं ना बेटा, एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ये इसमें ना नॉर्मली वाटर को एज अ सॉल्वेंट लेके चलते हैं। वाटर है भी यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो हम हाइड्रेटेड आयंस की जब भी हम बात करते हैं, या हम बहुत बेसिक लेवल पे जब बच्चों को बता रहे होते हैं, तो हम ये कहते हैं कि अगर आप पोटाशियम क्लोराइड ले लें, ये थोड़ा सा सिंपल केस है, पोटाशियम क्लोराइड में K और Cl H2O के साथ जब ये डिज़ोल्व हैं, इनका हमने ये सॉल्ट है, सॉल्ट का सोल्यूशन बनाया, तो K के साथ जो है वो OH नेगेटिव इसको सराउंड कर लेंगे, क्लोराइड को जो है वो H पॉजिटिव सराउंड कर लेंगे। जब ये सराउंड करेंगे तो इनका जो आयनिक एटमॉस्फेयर बनेगा ना,
उसकी कोई ना कोई, ये देखें फॉर एग्जांपल ये मैंने क्लोराइड के केस में ये उसका आयनिक एटमॉस्फेयर बना, ठीक है। दिस इज़ आयनिक, जो मैं पिंक में शो कर रही हूँ, दिस इज़ आयनिक एटमॉस्फेयर। सेंटर में जो पर्पल कलर है दिस इज़ अ क्लोराइड आइंस, ठीक है। साइड पे सारे के सारे H पॉजिटिव हैं। तो ये जो चीज़ है जिसने सराउंड किया हुआ है, देखें मैं कलर बल्कि चेंज करती हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आए। दिस इज़ द थिंग वेयर H पॉजिटिव इज सराउंडिंग कम्प्लीटली, किसको, जो मैं ग्रीन कलर शो कर रही हूँ जो कि क्लोराइड आइन है, ठीक है। तो इस केस में बेटा लेट मी यूज़ ऑरेंज कलर, ये जो होगा ना ये इस पूरे के पूरे उसका डायमीटर होगा, ठीक है। ये जो मैंने शो किया है, ये सेंटर आप लेंगे, सेंटर से आप पूरे का पूरा उसका डायमीटर देखेंगे, दिस इज़ अ डायमीटर, इसको हम कहते हैं आइन साइज पैरामीटर। दोबारा पिछली में इसमें जाएं, इसमें मैंने अब दोबारा उस लाइन को पढ़ें ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। आइन साइज पैरामीटर क्या है, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द हाइड्रेटेड आइन। मैंने आपको अभी बताया है कि हाइड्रेटेड आइन ही की क्यों बात की हुई है, मतलब ये कि कोई भी आइन, पोटाशियम है, कैल्शियम है, अगेन नाइट्रेट है या सल्फेट है, कुछ भी है, उसको वाटर ने, क्योंकि हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, सोल्यूशन हमने किस में बनाया है, किसी सॉल्वेंट में, और हम सपोज कर रहे हैं या हम यूनिवर्सली स्टैंडर्डाइज सॉल्वेंट ले रहे हैं जो कि वाटर है, जो कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो हम कहते हैं कि उसका इफेक्टिव डायमीटर उस हिसाब से हो गया है, ठीक है, चेंज हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे आइन साइज पैरामीटर को मैंने एक स्लाइड के थ्रू आपको बताने की, समझाने की दोबारा कोशिश की है। ये उसका पूरे का पूरा डायमीटर है। इस केस में अगर आपके पास कोई ऐसा है जिसमें आइन, उसका जो है वो आइनिक स्ट्रेंथ वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब आइनिक एटमॉस्फेयर बड़ा है, अगर आपके पास कोई ऐसा केस है तो उस हिसाब से उसका डायमीटर कम हो जाएगा। अगर बिल्कुल ही कोई छोटा मॉलिक्यूल है उसका आइनिक एटमॉस्फेयर का डायमीटर उससे कम हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ आइन साइज पैरामीटर। इसकी वैल्यूज़ कैसे मिलेंगी हमें अल्फ़ा की वैल्यू, क्योंकि देखें लास्ट स्लाइड में मैंने आपको जो फॉर्मूला लिखवाया उसमें हमने अल्फ़ा की कोई ना कोई वैल्यू पुट करनी है। तो बेटा आपको लिटरेचर में ये वैल्यूज़ आराम से मिल जाती हैं। जब मैं लिटरेचर कहती हूँ तो इसके एक्चुअली आपको टेबल्स, ग्राफ्स, हर चीज़ मिल जाती है। उस हिसाब से ऑलरेडी कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हैं जो आपके लिए सिंप्लीफाई उन्होंने की हुई हैं। आपको अगर पेपर में न्यूमेरिकल आएगा तो अल्फ़ा की वैल्यू मोस्ट प्रोबेबली आपको दी हुई होगी, ठीक है। या जो मैं वैल्यूज़ आपको यहाँ बता रही हूँ आपने वो पुट करनी है, ठीक है। तो ये आइन साइज पैरामीटर हो गया। इससे रिलेटेड अब हमने इसको थोड़ा सा डी बाय हकल इक्वेशन को ध्यान से देखना है। डी बाय हकल इक्वेशन मैंने आपको एक बता दी है, लेकिन इसको हमने 2 से 3 चीज़ों में पढ़ना है। एक हम पढ़े हैं सिंगली चार्ज आइंस, मैंने एग्जांपल भी दे दिया, पोटाशियम पॉजिटिव, के पॉजिटिव या Na पॉजिटिव ले लें, ठीक है, जिसके ऊपर एक सिंगल चार्ज होता है। उस केस में क्या होता है ये देखें। सबसे पहले हमने जो पढ़ी इक्वेशन, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। अच्छा जी, अच्छा बेटा, ये हमने डी बाय हकल इक्वेशन जो मैंने आपको पहले बताई है, माइनस लॉग एफ आई 0.51 जी स्क्वायर म्यू डिवाइड बाई 1 प्लस 0.33 अल्फा म्यू, ठीक है। अगर सिंगली चार्ज आइन होता है ना तो लिटरेचर में ये कहा गया है कि सिंगली चार्ज आइंस के लिए अल्फा की वैल्यू हो जाती है 3 एंगस्ट्रॉम, 3, ठीक है। सिंगली चार्ज का मतलब है कि ये जो वैल्यू कैलकुलेट की गई है डायमीटर की, दिस इज़ अ 3 एंगस्ट्रॉम। इसको आप पिकोमीटर में ले सकते हैं, मीटर में ले सकते हैं, किसी में भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखें आपकी जो बेसिक फार्मूला है उसमें अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करना है हमने 0.33 के। तो जब हमने 3 एंगस्ट्रॉम को सिंगल चार्ज आइंस में, चूंकि अल्फ़ा की वैल्यू 3 एंगस्ट्रॉम ही होती है, हमने क्या किया, अल्फ़ा को मल्टीप्लाई किया 0.33 के साथ, हमारे पास आंसर है 0.99। 0.99 बेटा इट इज़ क्लोज टू 1। तो हम क्या करते हैं, हम अपने प्रैक्टिकल पर्पजेज़ के लिए, मैं यहाँ पे अगेन रिपीट कर रही हूँ, प्रैक्टिकल पर्पजेज़ के लिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं, हम इसको 1 लेते हैं, हम इसको वैसे इग्नोर कर देते हैं, हम अपना फार्मूला सिंप्लीफाई कर देते हैं ताकि हमारे पास जितने भी प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व करने हैं, न्यूमेरिकल्स करने हैं, उस हिसाब से हमें आराम से हम उसको सॉल्व आउट कर सकें। हम क्या करते हैं, हम इसमें 0.33 और अल्फ़ा देखें। अब आप इसको देखें, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, दोबारा आपको बताती हूँ। अच्छा बेटा, अब आपने इसको और इसको कंपेयर करें तो इसमें अल्फ़ा और 0.33 हमने नहीं लिया, क्यों नहीं लिया उसकी मैं आपको रीज़न बता चुकी हूँ, ठीक है। इसको और इसको आपस में कंपेयर करें तो इन शॉर्ट इस पूरी की पूरी समरी ये है कि जब भी सिंगली चार्ज आइंस होगा, मतलब के पॉजिटिव दे दूँ या Na पॉजिटिव दे दूँ और मैं कहूँ बेटा एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू करें, तो आप बेटा ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जो नीचे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने उसको थोड़ा सा और जो है उसको ज़्यादा लार्ज फॉर्म में लिख लिया है ताकि क्लियरली आपको नज़र आए। इसमें आपको जो है ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ डी बाय हकल इक्वेशन नज़र आ गई है। इसको हम प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए यूज़ करेंगे। मल्टीपल चार्ज आइंस जब आपने करने हैं, एक हमने अभी तक सिंगल चार्ज आइंस पढ़ा, दूसरी हम पढ़ेंगे मल्टीपल चार्ज आइंस। जब मल्टीपल चार्ज आइंस पढ़ते हैं बेटा, जैसे सल्फेट के केस में, इस केस में अल्फ़ा की वैल्यू जो लिटरेचर में गिवन है हमें ऑलरेडी, इट इज़ 11 एंगस्ट्रॉम, ठीक है जो यहाँ पे लिखी हुई है। लेकिन इसमें 2 से 3 चीज़ों को आपको ज़हन में रखना पड़ता है। आप क्या करते हैं, सबसे पहले आयनिक स्ट्रेंथ की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। क्यों आयनिक स्ट्रेंथ की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, देखिए मेरी बात सुने, स्टार्ट आपने यहाँ से लेना है। आपने देखना है कि अच्छा ये मल्टीपल चार्ज आइन है,
कौन सा चार्ज आयन है, मल्टीपल चार्ज आयन, मतलब इसके ऊपर ज़्यादा, एक से ज़्यादा चार्जेस, एक से ज़्यादा चार्ज, +1 या -1 से ज़्यादा चार्ज है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे -2 है। फिर आपने आना है डायरेक्ट म्यू की वैल्यू पे। अगर आपने आयनिक स्ट्रेंथ की वैल्यू उसकी 0.01 से आ रही है तो आपने बेटा वो सिंपल वाला फार्मूला यूज़ करना है। अगर आयनिक स्ट्रेंथ की वैल्यू 0.01 से कम है, अगर आयनिक स्ट्रेंथ की वैल्यू 0.01 से 0.2 के दरमियान है तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर 0.2 से 0.5 के दरमियान आयनिक स्ट्रेंथ की वैल्यू आ रही है तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। ये 3 मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं। मैं इसको साफ़ कर देती हूँ, इसको आप ध्यान से देख लें। पहली चीज़ आप देखेंगे सिंगली चार्ज है या मल्टीपल चार्ज है। सिंगली चार्ज है तो बेटा आप वो जो सिंपलेस्ट फार्मूला है उसको यूज़ करेंगे। अगर मल्टीपल चार्ज है तो आप देखेंगे म्यू की वैल्यू क्या है, म्यू की वैल्यू पे आएंगे। अगर 0.01 से कम है आप सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे। 0.01 से ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे, आप जो सबसे पहला हमने फार्मूला यूज़ किया था जिसमें 0.33 वाली और अल्फ़ा की वैल्यू आई थी वो यूज़ करेंगे। और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी रखेंगे, 11 रख देंगे, ठीक है। और तीसरा अगर 0.2 से 0.5 से भी ज़्यादा इसके दरमियान कहीं वैल्यू आती है तो आप जो है ये थर्ड वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इस फार्मूला को बाय द वे यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डेवीज़ फार्मूला, DAVIES, ठीक है। डेवीज़ आई थिंक सो यही स्पेलिंग है, डेवीज़ फार्मूला भी कहा जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख नहीं सकी। तो बेटा ये मल्टीपल चार्ज आयंस के लिए आपने डी बाई हकल को इस तरह यूज़ करना है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी आपकी और आसानी के लिए बता देती हूँ। आपके पास जिस तरह अल्फ़ा की वैल्यू लिटरेचर में गिवन है इसी तरह एक्टिविटी कोएफिशिएंट्स की वैल्यू भी गिवन है। ये उसका मैंने एक टेबल आपको दिया हुआ है, ये टेबल है DC हैरिस की बुक से, ठीक है। ये वो बुक मैं आपको मेल कर दूँगी। DC हैरिस की बुक से ये टेबल है। इसको देखना कैसे, आप क्या करते हैं, मैंने अभी कहा सबसे पहले आपने क्या करना है, देखना है मल्टीपल चार्ज है सिंगल चार्ज है। उसके बाद आयनिक स्ट्रेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं आयनिक स्ट्रेंथ की, ठीक है। मैं कलर चेंज करती हूँ, थोड़ा सा ब्राइट करती हूँ ताकि आपको नजर आए। ये देखें ये सारी आयनिक स्ट्रेंथ की वैल्यूज़ हैं। इसको देखना कैसे, आपने देखना है आयनिक स्ट्रेंथ की वैल्यू है 0.001, ठीक है। तो 0.001 कहाँ पे आता है, मैं ब्लैक कलर यूज़ करती हूँ, दिस इज़ 0.001। आपने कहना है अगर आयनिक स्ट्रेंथ की वैल्यू 0.001 आ गई, उस पर फॉर एग्जांपल आपने चेक करनी है H पॉजिटिव की वैल्यू, तो आप कहेंगे कि H पॉजिटिव की 0.001 पे वैल्यू आती है 0.96, मतलब यहाँ पे एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ H पॉजिटिव जो है वो 0.967 होगा। कब, जब आयनिक मोबिलिटी 0.001 होगी, ठीक है। इसी तरह अगर आपने चेक करनी है बेटा OH नेगेटिव की, अगर आप कहें कि आयनिक स्ट्रेंथ की वैल्यू आती है 0.01, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देती हूँ। आयनिक स्ट्रेंथ की वैल्यू आई 0.01, आपने सबसे पहले आयनिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट किया, ठीक है। 0.01 वैल्यू आई तो आपने देखना है OH नेगेटिव कहाँ है, ये देखें ये OH नेगेटिव है। तो आप देखेंगे कि OH नेगेटिव की वैल्यू जब 0.01 होगा तो 0.90 आएगी, ठीक है। दिस इज़ द वैल्यू। इस तरह करके, इसी तरह आप सोडियम की चेक कर सकते हैं। ये सारे के सारे आयंस की दी हुई है, ये सिंगली चार्ज की दी हुई है, ये डबली चार्ज की दी हुई है, ये ट्रिपली चार्ज की दी हुई है। तो ये बहुत अच्छा आपके पास लिटरेचर में एक वैल्यूज़ हैं। इससे आपको डी बाई हकल इक्वेशन इस पर ऑलरेडी अप्लाई करके आपको एग्जैक्ट एक्टिविटी कोएफिशिएंट्स की वैल्यू जो है वो आपको मिल जाती हैं, गैमा की वैल्यूज़ मिल जाती हैं। इससे रिलेटेड हम अपना न्यूमेरिकल करेंगे। अच्छा जी, न्यूमेरिकल क्या है आपका, प्रॉब्लम आपका ये है, कैलकुलेट द एक्टिविटी कोएफिशिएंट फॉर K पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव इन न 0.0020 मोलर सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम सल्फेट। जब आपके पास 0.0020 मोलर सोल्यूशन हो किसका, पोटाशियम सल्फेट का, तो एक्टिविटी कोएफिशिएंट एक तो मैंने आपको बता दिया कि ऑलरेडी आपके पास टेबल में गिवन है, लेकिन अगर आपने खुद कैलकुलेट करनी है तो कैसे करनी है ये उसके लिए, ठीक है। देखें ये आपका अगेन आपको मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले मैंने आपको हमेशा बताया था सबसे पहले अपना बेसिक फार्मूला लिखा करें। बेसिक फार्मूला में ये देखें क्या चीज़ आपके पास नहीं है, आपने अपना बेसिक फार्मूला यहाँ पे ये लिखा, लिखने के बाद आपको पता चला आपके पास म्यू की वैल्यू नहीं है, तो आप म्यू की वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अच्छा बेटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, K2SO4 है, इसको आप डिसोसिएट कराएंगे, आपको पता चला कि ये 2 मोल जो है K पॉजिटिव देता है, 1 मोल सल्फेट आयन देता है। आपके पास इक्वेशन में गिवन है 0.0020 मोलर सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम सल्फेट। इसका मतलब है पोटाशियम सल्फेट जब 0.0020 मोलर पोटाशियम सल्फेट होगा तो आपके पास जो है वो 2 × 0.0020 मोलर पोटाशियम आइंस बनेंगे और 0.0020 मोलर जो है सल्फेट आइंस बनेंगे। यहाँ से आपको कंसनट्रेशन आ गई, ये कंसनट्रेशन की वैल्यू आपने रखी है, पोटाशियम का चार्ज रखा, ये आपने सल्फेट की कंसनट्रेशन की वैल्यू रखी बेटा, ये आपने सल्फेट का चार्ज रखा, आपके पास म्यू की वैल्यू आ गई 0.0060। तो सबसे पहला स्टेप आपने क्या किया, आपने म्यू कैलकुलेट कर लिया। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे बेटा, K पॉजिटिव के लिए हमने अभी कहा था सिंगली चार्ज आइंस के लिए हम सिंपल वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, हमने ये फार्मूला यूज़ किया, -log
F5 हमने कैलकुलेट करना है। 0.51 हमारे पास कांस्टेंट है, 1 हमारे पास चार्ज है, ये हमारे पास आयनिक स्ट्रेंथ है, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये माइनस लॉग FK पॉजिटिव इज इक्वल टू 0.037 आ जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपको अभी बता देती हूँ एंटी लॉग कैसे लेते हैं। ये देखेंगे, जब आपके पास माइनस लॉग FK पॉजिटिव इज इक्वल टू 0.037, ठीक है। ये माइनस लॉग हमें सिर्फ FK पॉजिटिव चाहिए, देखिए हमें सिर्फ ये चीज़ चाहिए ना, तो ये माइनस लॉग जब इधर जाएगा तो वो एंटी लॉग बन जाएगा। एंटी लॉग कैसे लेते हैं आप, 10 टू रेशो माइनस 0.037, इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे दिस इज़ एंटी लॉग, ठीक है। तो इस तरह आप एंटी लॉग जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। मैंने आपको पीएच के जब करवाई थी पीएच बहुत डिटेल से, तब मैंने आपको एंटी लॉग कैसे लेते हैं ये लेना बताया था। तो के पॉजिटिव के लिए आपने के पॉजिटिव की वैल्यू जो FK पॉजिटिव है, बेटा इसको F भी कह दें, मैं आपको दोबारा कह देती हूँ, दिस इज एक्टिविटी कोएफिशिएंट। कुछ बुक्स में ये FK पॉजिटिव लिखा होगा, कुछ बुक्स में ये Y से रिप्रेजेंट किया होगा, YK पॉजिटिव, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं करना, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। ये क्या चीज़ आई है आपके पास, ये एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू आई है। अगर लिटरेचर एक तो आपको लिटरेचर में गिवन है, अगर आपने खुद कैलकुलेट करनी है तो बेटा आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। दिस इज एक्टिविटी कोएफिशिएंट। सल्फेट आइंस के लिए कैसे करनी है, अब देखें सल्फेट आइंस के लिए आपके पास मैंने कहा था पहले, देखें सिंगली चार्ज है डबली चार्ज, अब ये डबली चार्ज है, डबली चार्ज में उसके बाद हमने म्यू देखना था, तो म्यू में 0.01 से जो वैल्यू कम आ रही थी उसके लिए हम सिंपल वाला फार्मूला यूज़ कर रहे थे, तो हमने यही फार्मूला यूज़ किया। यूज़ करने के बाद हमने यहाँ पे सल्फेट की एक्टिविटी कोएफिशिएंट जो है उसकी वैल्यू निकाल ली। दिस इज़ अ कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ योर न्यूमेरिकल। सेकंड मैंने यहाँ पे एग्जांपल करवाई है आपको, इसको आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसको मैंने थोड़ा सा डिफरेंस बताना है जो मैंने पहले एग्जांपल करवाई है उससे, ठीक है। देखें यहाँ पे मैंने कंसंट्रेशन ली सेम एग्जांपल है, सिर्फ कंसंट्रेशन चेंज है, हमने ली 0.020। पहले केस में क्या ली थी 0.0020, ठीक है। अभी हम क्या ले रहे हैं 0.020। अच्छा जी, ये कंसंट्रेशन ली बेटा, ऐसे म्यू की वैल्यू निकाल लें, म्यू की वैल्यू निकाल ली, आप देखें यहाँ पे 0.060 जो है वो म्यू मतलब आयनिक स्ट्रेंथ की वैल्यू आई। पहले केस में क्या आ रही थी 0.0060, अब क्या आ रही है 0.060, ठीक है। सिंगली चार्ज आइंस के लिए हमेशा हमने सिंपल वाला डी बाई हकल इक्वेशन यूज़ करनी है, वो हमने की, हमने FK पॉजिटिव निकाल लिया। डब्ल्यू चार्ज आइंस जब होते हैं उसमें हमने देखना होता है म्यू की वैल्यू क्या आई है, तो बेटा यहाँ पे म्यू की वैल्यू जो आई है, जो मैंने आपको वहाँ पे डिफरेंस बताया था कि जब म्यू की वैल्यू जो है वो 0 पॉइंट, मैं दोबारा आपको उस पर लेके चलती हूँ ताकि आप लोगों को साथ साथ जो है वो क्लियर कर दें। देखें मैंने कहा था आपको 0.01 से कम होगी तो हम यूज़ करेंगे सिंपल वाली इक्वेशन 0. देखें ये वाली जब होगी तो हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे कौन सी 0.33 वाली अल्फ़ा वाली, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0.01 से 0.2 के दरमियान होनी चाहिए, तब भी हम यूज़ कर सकते हैं। दोबारा हम अपनी एग्जांपल पे वापस जाते हैं, ये देखें तो क्या यहाँ पे उन वैल्यूज़ के दरमियान आ रही है, हाँ जी आ रही है म्यू की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेकंड वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। इसके लिए हमारे पास अल्फ़ा नहीं है और अल्फ़ा की वैल्यू लिटरेचर में गिवन है, सल्फेट अल्फ़ा सल्फेट की 4 एंगस्ट्रॉम आती है और अल्फ़ा के पॉजिटिव की 3 एंगस्ट्रॉम आती है। हमें सल्फेट के लिए चाहिए तो हम ये ऊपर वाली यूज़ करेंगे, ठीक है। हम जब ये ऊपर वाली यूज़ करेंगे उस वैल्यू को हम रखेंगे और हम अपने सल्फेट की जो है वो गैमा कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे या एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरह करके बेटा आप जो है ना डिफरेंट उसको अप्लाई करके देख के कि कौन सी कब इस्तेमाल करनी है कब नहीं करनी, आप जो है डी बाई हकल इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं और वहाँ से एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये कंप्लीट ओवरव्यू है। अगेन मैं बता देती हूँ एक्टिविटी कोएफिशिएंट क्यों निकाल रहे हैं बेटा, हम एक्चुअली ये चेक कर रहे हैं कि वो कितना डेविएट कर रहा है आइडियल सिचुएशन से, आइडियल रिएक्शन से, आइडियल कंडीशन से, ठीक है। हम डेविएशन चेक कर रहे हैं और इसकी वैल्यू 0 से 1 के दरमियान ही आती है। अभी तक आपने जितनी निकाली हैं उसको भी आपने देखा होगा, जब कोई वैल्यू 1 आ जाती है तो इसका मतलब है उसने बिल्कुल डेविएट नहीं किया। 1 का मतलब है कि वो 100% उसने ठीक रिएक्ट किया है। जैसे ही वो 1 से कम आती है 0.79 आ गई तो हम कहेंगे कि उसने इतना जो है वो उससे डेविएट कर गया, ठीक है। तो इस हिसाब से हम बता देते हैं। अच्छा जी, दैट वॉज द कम्प्लीट ओवरव्यू। अगेन आप यहाँ से देख लें। उसके बाद बेटा रिविजिटेड एट pH, ठीक है। देखें आपने अभी तक जो pH का फार्मूला पढ़ा, आपने पढ़ा नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हम क्या करते हैं कंसंट्रेशन को एक्टिविटी से रिप्लेस कर देते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं नेगेटिव लॉग ऑफ एक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव। एक्टिविटी का फार्मूला मैंने आपको पहले बताया था, क्या बताया था, एक्टिविटी क्या थी बेटा, कंसंट्रेशन को जब हम गैमा से मल्टीप्लाई करते थे कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे अगर मैं ब्लैक कलर यूज़ करती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। बेटा यहाँ पे एक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव है, इसको अगर हम खोल के लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन,
इंटू गैमा मतलब एक्टिविटी कोएफिशिएंट किसकी, एच पॉजिटिव की। ठीक है, तो क्या मैंने ये फार्मूला ऐसे ही लिखा हुआ है, आप देखें इसको इस तरह जो है पीएच इन एक्टिविटी फॉर्म में आप जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नीचे ये जो दो इक्वेशंस मैंने लिखी हुई हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम थोड़ा सा नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बेटा कैलकुलेट पीएच ऑफ प्योर वाटर बाय यूजिंग एक्टिविटी कोएफिशिएंट्स। कैसे, देखें H2O हम यहाँ पे सेम वही चीज़ करेंगे जो मैंने आपको पीएच कैसे हम निकाली थी, हमने आइन प्रोडक्ट ऑफ वाटर कैसे निकाला था, सेम वही चीज़ें यूज़ करेंगे, सिर्फ एक्टिविटी के साथ रिप्लेस करते जाएंगे, इसलिए आपने ध्यान से देखना है। वाटर है बेटा डिसोसिएट होगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव में जाएगा। KW आपने लिखना है, KW हम कैसे लिखते थे, जब हम नॉर्मल लिखते थे तो कैसे लिखते थे वो मैं आपको पहले बताती हूँ। नॉर्मल हम क्या कैसे लिखते थे, KW इज इक्वल टू H पॉजिटिव मल्टीप्लाई OH नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे हमने H पॉजिटिव OH को हमने एक्टिविटी के साथ रिप्लेस कर दिया, एक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव एक्टिविटी ऑफ OH नेगेटिव, और KW की वैल्यू जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे 1 क्रॉस 10 से -14 आती है, तो ये हमने लिख लिया। ठीक है, एक्टिविटी का फॉर्मूला ये अप्लाई किया हमने इसको और इसको खोल के लिखना है, एक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव और एक्टिविटी ऑफ OH नेगेटिव को। इसके लिए हमने एक्टिविटी का फॉर्मूलाज अप्लाई किए और हमने ये खोल के लिख लिया इनको। ठीक है, फिर इन्हीं वैल्यूज़ को हमने बेटा इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट किया, तो हमारे पास ये KW जो है वो ये आ गया। ठीक है, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, ये हमने एक्टिविटी H पॉजिटिव निकाली, एक्टिविटी OH नेगेटिव निकाली, इन दो वैल्यूज़ को हमने इस इक्वेशन में पुट किया, तो हमारे पास रिजल्ट में ये चीज़ आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, रिजल्ट में ये इक्वेशन बन गई। अच्छा जी, प्योर वाटर है, मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया है, प्योर वाटर में जितना H पॉजिटिव होता है उतना ही OH नेगेटिव होता है, जिस तरह यहाँ पे है H पॉजिटिव इज इक्वल टू OH नेगेटिव इज इक्वल टू X, मतलब हमने दोनों को X से रिप्रेजेंट किया कि X सी H पॉजिटिव है, X सी OH नेगेटिव है, क्योंकि दोनों की कंसनट्रेशन सेम है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको यहाँ तक। उसके बाद बेटा देखें, जब प्योर वाटर होता है उसमें जो एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू है प्योर वाटर की वो 1 के इक्वल आती है। ठीक है, ये आपने ज़हन में रखना है, ये आपको लिटरेचर में ऑलरेडी गिवन है कि जब प्योर वाटर है उसमें एक्टिविटी कोएफिशिएंट्स जो है वो 1 आती है, किसकी, H पॉजिटिव की भी और OH नेगेटिव की भी। आप क्या करेंगे, आप इक्वेशन में 1 H जो गैमा है ये एक्टिविटी कोएफिशिएंट है उसमें 1 की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव को X से, मतलब ये वैल्यूज़ और ये वैल्यूज़ अगेन आप इस इक्वेशन में जो है वो पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो बेटा आप यहाँ पे X की वैल्यू निकालेंगे। X का क्या मतलब है, X क्या था बेटा, आपके पास X जो था इज इक्वल टू H पॉजिटिव था या OH नेगेटिव था, मतलब H पॉजिटिव की वैल्यू भी 1 क्रॉस 10 प्लस -7 आती है, OH की भी यही आती है, नॉर्मल भी यही आ रही थी, H पॉजिटिव कंसनट्रेशन की भी OH नेगेटिव की, लेकिन यहाँ पे हमने थोड़ा सा एक्टिविटी टर्म में बात की है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से पीएच आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। पीएच का क्या फॉर्मूला होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ एक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव। एक्टिविटी को खोल के लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, मैंने आपको फॉर्मूला जो सबसे पहले कराया था मैंने करवाया था गैमा इज इक्वल टू A/C, या मैंने कहा था इसको आप कह सकते हैं A इज इक्वल टू C इंटू गैमा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्टिविटी है, इसको C इंटू गैमा मतलब कंसनट्रेशन इंटू एक्टिविटी कोएफिशिएंट लिखते हैं। कंसनट्रेशन अभी हमने निकाली वो आई 1 क्रॉस 10 प्लस -7, एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू आई आपके पास बेटा यहाँ पे 1, इसको आप करेंगे तो आपके पास pH 7 आ गई है। इसी तरह आप POH की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ अ कंप्लीट ओवरव्यू, दिस इज़ अ हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी जो मैंने भी आपको करवाई है। ये मैं एक आपको जो है वो न्यूमेरिकल से रिलेटेड करवाने लगी हूँ, इसको आप बेटा ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा जी, ठहरें एक सेकेंड, हाँ जी, पीएच ऑफ वाटर कंटेनिंग अ सॉल्ट। अभी तक हमने सॉल्ट की बात की ना, हमने एक्टिविटी सारी की सारी सॉल्ट कोई, हम पहले भी कैल्शियम सल्फेट है या कैल्शियम क्लोराइड है या पोटाशियम क्लोराइड है या सोडियम क्लोराइड है, अभी तक हम सारे सॉल्ट्स को स्टडी कर रहे थे, एक्टिविटी इन द टर्म ऑफ सॉल्ट, तो ये न्यूमेरिकल्स भी उसी से रिलेटेड है। ठीक है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ वाटर कंटेनिंग इतने मोलर KCl एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब देखें, मैं पहले जितने भी आपको पीएच और पीओएच के फार्मूलाज करवा रही थी, एग्जांपल्स करवा रही थी, मैं उसमें कह रही थी कि पीएच है इसका मतलब है कि सोल्यूशन में जो भी आपके पास कंपाउंड आया उसने H पॉजिटिव दिए, POH है इसका मतलब है सोल्यूशन में जो भी कंपाउंड आया उसने OH नेगेटिव दिया, तो तब हम पीएच और POH कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पोटाशियम क्लोराइड की बात की हुई है। अब पोटाशियम क्लोराइड में ना वो आपको समझ आ रही है कि वो H पॉजिटिव दे रहा है या OH नेगेटिव दे रहा है, ऐसे फार्मूला देख के तो नहीं आपको समझ आ रही, तो इसका कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना आपको दो तरीके से आ सकता है, या तो आपको ये आ सकता है कैलकुलेट द पीएच ऑफ वाटर कंटेनिंग इतने मोलर सॉल्ट, मतलब ये KCl। ठीक है, या आपको ये क्वेश्चन इस तरह आ सकता है फाइंड H पॉजिटिव एंड पीएच ऑफ इतने मोलर KCl। ठीक है, डायरेक्ट आपको ये पूछ सकता है। अब देखें, कोई भी जो सॉल्ट होता है, मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, बीकर है, मैं कहूँ कि यहाँ पे सॉल्ट का सोल्यूशन है, तो ऑब्वियसली बेटा ये सॉल्ट का सोल्यूशन इन वाटर ही होगा।
ठीक है, चाहे NaCl है, इन वाटर ही होगा। तो हम क्या करते हैं, हम इस वाटर की एक्चुअली pH निकालते हैं, इस वाटर की हम इसको यूटिलाइज़ करते हुए, सॉल्ट को यूटिलाइज़ करते हुए वाटर की pH निकालते हैं, समझ आ गई, या POH निकालते हैं। ठीक है, अब आपने इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ये मैंने बेसिक स्टेप्स लिखे हैं। मैं हमेशा सबसे पहले स्टेप्स लिखती हूँ कि किस किस तरह क्वेश्चन को लेकर चलना है। पहले स्टेप में बेटा आपने आयनिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी आपके पास सॉल्ट होगा, यहाँ पे पोटाशियम क्लोराइड है, जो भी सॉल्ट है उसको यूज़ करते हुए, ठीक है, आपने आयनिक स्ट्रेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सेकेंड, आपने कोएफिशिएंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कोएफिशिएंट की कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देती हूँ। कोएफिशिएंट की कैसे करेंगे बेटा, आपको लिटरेचर में जो वैल्यूज़ गिवन है, मैंने आपको पीछे एक टेबल करवाया था जिसमें म्यू की वैल्यूज़ दी गई थी, वहाँ से हम जो है वो चेक कर सकते थे। एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू आप वैसे भी कर सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि हम खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है, आपने H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये सिंपलेस्ट स्टेप है, ये अभी हमने किया है और नेक्स्ट अभी एग्जांपल करेंगे, वैसे भी कर सकते हैं। थर्ड जो आपके पास फोर्थ स्टेप है, उसमें आपने pH कैलकुलेट कर लेनी है या POH कैलकुलेट कर लेनी है। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लें क्योंकि इसी की एग्जांपल को हमने आगे करना है। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द pH ऑफ वाटर कंटेनिंग 0.10 मोलर KCl एट 25 डिग्री सेल्सियस, या ये क्वेश्चन इस तरह आ सकता है, फाइंड H पॉजिटिव एंड pH ऑफ 0.10 मोलर KCl एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अच्छा जी, पहला स्टेप क्या था, आयनिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी थी। KCl की आयनिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट की 0.10, कैसे कैलकुलेट की अभी तक मैं बहुत दफ़ा आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये उस तरह आयनिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर ली। सेकंड में क्या किया, एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू कैलकुलेट की। यहाँ पे गैमा लिखा हुआ एक्टिविटी कोएफिशिएंट, ये कैसे कैलकुलेट की, देखें हमने यहाँ पे देखें, सबसे पहले आयनिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट किया, इसको अब आपने ध्यान में रखना है। आयनिक स्ट्रेंथ क्या है, 0.10 वैल्यू। ठीक है, मैंने कहा था लिटरेचर में देखना है, लिटरेचर में देखें जी, 0.10 ढूंढें, कहाँ पे है, आपको 0.10 ये नज़र आया सबसे आखिरी रो में। H पॉजिटिव की वैल्यू देखें कितनी आई, H पॉजिटिव की वैल्यू देखते 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 हमने कहा कि 0.10 जब आयनिक स्ट्रेंथ है तो H पॉजिटिव वैल्यू है 0.83। OH की कितनी वैल्यू आई, OH आपको कुछ यहाँ पे नज़र आया, आपने कहा OH की वैल्यू आई 0.76। ठीक है, आपने पहले आयनिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट किया, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ बेटा, ये जो रेड कलर है, पहले आयनिक स्ट्रेंथ की वैल्यू कैलकुलेट की, ठहरे मैंने इसको रिमूव थोड़ा सा करती हूँ, आपको वो तो नज़र आए वैल्यू। अच्छा जी बेटा, आपने पहले आयनिक स्ट्रेंथ की वैल्यू कैलकुलेट की 0.1, और दूसरे स्टेप पे आपने H पॉजिटिव देखा, देन आपने OH की वैल्यू देखी, पहली आई 0.83, शायद आपको यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा होगा, 0.76 आई OH नेगेटिव की। ठीक है, ये आपके पास आ गई एक्टिविटी कोएफिशिएंट की, ये हमने लिटरेचर से देख ली। तो क्या मैंने यही लिखी हुई है यहाँ पे सेकेंड स्टेप में, ठहरे मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। अच्छा बेटा, ये 0.83 0.76 कैसे है, ये मैंने भी आपको बता दी। तीसरे स्टेप में मैंने आपको कहा था कि आपने H पॉजिटिव या OH निकालना है, कैसे निकालना है, आपने बेटा ये फार्मूला अप्लाई किया, ये कैसे आया, ये हमने अभी लास्ट में पढ़ा है। आपने जो है वो KW की वैल्यू हमें पता है, 1 × 10⁻14 है। आपने एक्टिविटी का फार्मूला इसको खोल के लिख लिया, यहाँ पे H पॉजिटिव इंटू गैमा, ये देखें ये खोल के लिखा हुआ है यहाँ पे। H न्यूट्रल वाटर है, आपने कहना है H पॉजिटिव इज इक्वल टू OH नेगेटिव होता है। न्यूट्रल वाटर नहीं भी है तो बेटा सॉल्ट का जो सोल्यूशन है उसमें जो भी आपने जितना भी वाटर डाला है उसमें उतने ही H पॉजिटिव होंगे जितने OH नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो आपने कहना है कि इसको हमने जो है वो एक्स से रिप्रेजेंट किया है, आप एक्स लिख देंगे H पॉजिटिव OH नेगेटिव दोनों की जगह पे, और आपने अभी जो हमने गैमा की वैल्यू कैलकुलेट की थी वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, फिर मैं आपको इसको नेक्स्ट बताती हूँ। अच्छा जी बेटा, ये देखें, आपने ये एक्स को यहाँ पे लिखा, एक्स को लिखा, और आपने एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू लिखी यहाँ पे, ये एक्टिविटी ये ब्लैक में। ठीक है, एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू लिख दी। लिखने के बाद बेटा आपने एक्स की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट की। एक्स क्या था, एक्स आपके पास H भी था, ये देखें यहाँ पे एक्स आपके पास H भी था और OH नेगेटिव भी था, तो आपके पास H की वैल्यू भी आ गई, OH की वैल्यू आ गई। अब आपके से अब आप जो है वो pH जो है वो बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज़ द फोर्थ स्टेप विच इज़ द हाउ टू कैलकुलेट pH। एक सेकेंड, अच्छा जी, दिस इज़ द pH फार्मूला एंड दिस इज़ द POH फार्मूला। मुझे लगता है कि इसको मैंने बहुत ज़्यादा दफ़ा बता दिया, तो दोबारा मुझे इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको दोबारा देख लें। नेगेटिव लॉग ऑफ एक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव, एक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव का फार्मूला खोल के लिख दें, pH का pH आ जाएगी उसकी, उसी तरह उसकी POH आ जाएगी। ठीक है, तो ये उसका कंप्लीट ओवरव्यू है बेटा, आप इस तरह से जो है वो कर सकते हैं।
अभी तक हमने आयनिक स्ट्रेंथ को डिटेल से पढ़ा, हमने एक्टिविटी और एक्टिविटी कोएफिशिएंट को पढ़ा, हमने हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी पढ़ी, हमने पीएच पढ़ी, हमने इन सब की प्रॉब्लम्स पढ़ी। ठीक है, ये टॉपिक आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। किस रेफरेंस से इंपॉर्टेंट है मैं दोबारा आपको वो चीज़ बता देती हूँ। बेटा अक्सर ऐसे होता है, हम जब सॉल्यूशन बनाते हैं हमें आइडियल सॉल्यूशन जो सिचुएशन होती है बहुत आइडियल होती है। ठीक है, वो आपको नॉर्मली और ऑलमोस्ट 96-97% केसेस में आप आइडियल सिचुएशन तक नहीं जाते। ठीक है, आप मतलब उसको अटेन नहीं कर सकते। हमारे पास इन्वायरमेंटल कंडीशंस डिफरेंट होती हैं, हमारे पास लेबॉर्ट्री कंडीशंस डिफरेंट होती हैं, हमारे पास हर तरह से हम कहीं ना कहीं कंटेमिनेशन हो रही होती है, तो हम आइडियल सिचुएशंस तक नहीं पहुंचते या हम नहीं कर सकते आइडियल रिएक्शंस। ठीक है, तो नॉन आइडियल तरीके से ही रिएक्शंस बिहेव कर रहे होते हैं, सिचुएशंस बिहेव कर रही होती हैं। एक्टिविटी और एक्टिविटी कोएफिशिएंट एक्चुअली आपको ये बता देती है कि अगर ये चीज़ आइडियल नहीं है तो उसमें कितने परसेंट ये आइडियल से बिहेव नहीं कर रही। ठीक है, उसमें कितने परसेंट डेविएट हो गए। आपने अगर इसके यहाँ पे 10 मोलर लिए, यहाँ पे 6 मोलर थे, 6 के साथ रिएक्ट कर गया, रिमेनिंग आपके पास यहाँ पे बच गया, बच्चे यहाँ पे आपके पास 4 मोलर रिमेनिंग बच गया। मैं अब आपसे कहूँगी एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू बताएं, तो आप फ़ौरन मुझे क्या कहेंगे मैडम 10 मोलर लिया था, 10 में से 6 मोलर रिएक्ट कर गया। अगर जो है हम 1 मोलर लेंगे तो कितना रिएक्ट करेगा, इसको गैमा से करें तो गैमा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, गैमा इज इक्वल टू आएगा 6/10, इसकी वैल्यू क्या आएगी 3/5। ठीक है, तो आप कहेंगे मैडम ये जो 3/5 है ना, इतने परसेंट जो है वो ये या इतनी वैल्यू जो इसकी आएगी वो इतना डेविएट कर रहा है फ्रॉम आइडियल बिहेवियर से। ठीक है, आप उसको 1 की टर्म में ले जाएंगे। ठीक है, तो आप बेटा कोई भी रिएक्शन जो है ना उसको इस तरह से आप जो है वो उसको बता सकते हैं। मैं अगेन आपको लास्ट में ये चीज़ बता देती हूँ कि ये टॉपिक इसका कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, इसकी बेसिक सेम रहेंगी, लेकिन इसको अगर आप ये मैंने आपको एनालिटिकल की टर्म में भी बताया है, मैंने आपको ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टर्म में भी बताया। आप दोनों तरीके से एक टॉपिक मैंने हर तरह से क्लियर कर दिया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब आप स्टडी करते हैं तो उसमें आप ये स्टडी करते हैं, उसमें क्या करते हैं आप, वो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। वो एक्चुअली आपका टॉपिक है नहीं, लेकिन सिर्फ बताने के लिए कॉन्सेप्ट सेम है। आप उसमें क्या करते हैं, आप कहते हैं कि अच्छा जी हमने एक सर्किट कंप्लीट किया, हमने इसको किसी भी जो है वो एम्पेयर से कनेक्ट किया, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसके साथ कनेक्ट किया। यहाँ पे फॉर एग्जांपल पोटाशियम क्लोराइड है, यहाँ पे आपके एक कैथोड होगा एक एनोड होगा, पॉजिटिव इधर मूव कर रहे हैं, नेगेटिव इधर मूव कर रहे हैं, तो इससे आपको इतने % करंट मिल रहा है। ठीक है, या इतना करंट मिल रहा है, फॉर एग्जांपल 1 एम्पेयर करंट मिल रहा है, तो आप इस टर्म में बता देते हैं। तो आप कहते हैं कि अच्छा जी अगर हमने यहाँ पे 6 लिया, 6 मोलर सोल्यूशन ऑफ KCl, तो आपको 1 एम्पेयर करंट मिल रहा है। फिर आप कहते हैं नहीं नहीं हमने तो 10 मोलर लिया, एक और बीकर लिया उसके अंदर हमने 10 मोलर लिया और सेम यही चीज़ ली, लेकिन उससे भी हमें 1 एम्पेयर मिल रहा है। तो इसका मतलब है इसमें पूरे के पूरे जो है मॉलिक्यूल्स वो एज अ इफेक्टिव कंसंट्रेशन रिएक्ट नहीं कर रहे, बल्कि कम मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो उसकी रिएक्शन उसकी जब आप स्टडी में फर्दर जाते हैं उसमें आप अट्रैक्शंस में आ जाते हैं, रिपल्शन फोर्सेस में आ जाते हैं, चीज़ वही सेम है, बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है, बस आप जब डिफरेंट उसको टर्म्स में स्टडी करते हैं तो आप उसको डिफरेंट तरीके से उसके पर्सपेक्टिव में उसकी लैंग्वेज यूज़ करते हुए उस पर्टिकुलर टॉपिक की या उस पर्टिकुलर ब्रांच की आप जो है वो पर्टिकुलर वोकैबुलरी यूज़ करते हुए आप उसको स्टडी करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ज़हन में रखें, हम आपकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें मैं आपसे पूछूंगी जो भी क्वेश्चंस हुए, जो भी क्वेरीज हुई, आप इसको बहुत ध्यान से देखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं अगेन आपसे कह रही हूँ इसको बहुत ध्यान से देखें और फिर इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट वे इस पर बात करेंगे। ठीक है, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़ और दुआ में याद रखिएगा।